Hello and welcome. Welcome to Indian News World's Activist Quest program. Hi, I am Anju Pugo. Friends, हम इस एक्टिविस्ट क्वेस्ट के प्रोग्राम में हम एक्टिविस्ट के से बातचीत करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि ये जो एक्टिविस्ट जो हमारे जिनको कहा जाता है दे गिव वॉइस टू दी वॉइसलेस, इनकी आवाज कोई सुनता नहीं है या ये बोलते ही नहीं। और क्योंकि एक्टिविज्म एक ऐसी चीज है जिसमें कोई समय नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं, कोई बॉर्डर्स नहीं। और पुरुष हो या महिला, उनको पूरा फुल डेडिकेशन के साथ जिस भी कॉज के लिए काम करते हैं, वो उनको पूरी शिद्दत से करना। और इस बीच वो अपना अपनी जो उनकी जर्नी होती है, उनके अपने जो चैलेंजेस होते हैं, वो शायद भूल जाते हैं या वो बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन एनजीओ न्यूज वर्ल्ड ने ये सोचा कि क्यों ना एक्टिविस्ट उस जर्नी के बारे में उसको उभारा जाए, उनके चैलेंजेस के बारे में बात किया जाए। क्योंकि activists are also part of society and they're serving the society without any self-interest, without any vested interest. तो आज मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, ये भोपाल से जुड़ रहे हैं, एमपी के भोपाल से जुड़ रहे हैं। इन्होंने बहुत मतलब जो महिलाओं के लिए काम किया है, डोमेस्टिक वायलेंस के इशू पे ये काम करती रही है। अनेक तरह के इन्होंने चैलेंज थे, इनकी जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स इन्होंने देखे। जी हाँ, आपको याद है कि क्योंकि हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में ऐसे ऐसे एक्टिविस्ट से बात की है जो खुद भी विक्टिम रहे हैं इन वन वे और दी अदर, किसी भी तरह का हो। प्रार्थना मिश्रा और भोपाल, इनकी चैलेंजेस, इनकी जर्नी को जब आप सुनेंगे तो रोंगटे भी खड़े हो जाए, उसके लिए आप तैयार रहिए। बट शी इज अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। जब आप इनसे मिलेगा तो आपको लगेगा नहीं कि इन्होंने मतलब इतनी आसानी से ये सब झेल गए, नहीं। बट शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। लेट मी इनवाइट प्रार्थना मिश्रा। प्रार्थना, आपने बहुत बचपन से ये चीजें देखी हैं। मतलब आपको ये पता है डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है, आपको ये भी पता है कि महिलाओं पे अत्याचार क्या होता है, या मतलब इंसान भी किसी चाहे पुरुष हो या महिला, ये आपने देखा है। संगिनी ने कब काम शुरू करना शुरू किया? संगिनी ने 2003 में काम करना शुरू किया। वो भी एक पूरा हम लोगों ने स्टडी किया। मध्य प्रदेश में जो मूवमेंट्स चल रहे थे, जो एनजीओ काम कर रहे थे, उसमें कहीं हम लोगों ने गैप देखा कि विमेन को कंसर्न करते हुए, जेंडर इश्यूज को फोकस करते हुए काम की कहीं कमी है। और संगिनी जैसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जहां पर महिलाओं के लिए और स्पेसिफिक महिलाओं के लिए, जब हम आम जनरल लोगों की बात करते हैं तो महिलाएं कहीं भीड़ में खो जाती हैं। तो हम लोगों ने महिलाओं के मुद्दों को केंद्र में रखने के विचारधारा के साथ संगिनी की शुरुआत की। तो 2003 में हम लोगों ने शुरुआत किया था, और फिर जब हमको लगा कि हाँ ये जर्नी हम आगे तक ले जा सकते हैं, तो 2004 में हम लोगों ने संगिनी को एज ए एनजीओ जो है रजिस्टर्ड किया। बट आज भी हम अपनी आइडेंटिटी एज ए विमेन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखते हैं। आपकी अपनी जर्नी और संगिनी, क्योंकि आपने भी सफर किया, इसके बारे में बताइए। ये जो जर्नी थी, ये किस तरह की थी? कैसे आपके अपने घर में भी कुछ इस तरह की कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम थी जिससे अपेरेंटली शायद आप इंस्पायर थी, या कोई इमोशंस जुड़े हुए थे जिसकी वजह से आपने सोचा कि मुझे अब महिलाओं के इश्यूज पे काम करना है? उसके बारे में। बिल्कुल, मतलब जो एक टीन एज होती है, टीन एज में जैसे सबका सपना होता है, तो मेरा भी एक सपना था कि वो एक होता है, चेंज होते रहते, तो मुझे जो है वो जर्नलिज्म में जाना था, मुझे जर्नलिज्म करना था, मुझे लॉ करना था। और मुझे लगा, लेकिन उस समय भी था कि महिलाओं के लिए काम करना है, विमेन्स राइट को फोकस करना है। स्टडी चल रही थी, अप्रॉक्स मैं 10th क्लास की स्टूडेंट थी। और मुझे पता चला, क्योंकि बचपन में मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी और हम लोगों को पता था कि इंसिडेंट उनके साथ हुआ और वो एक्सपायर हो गई। बट वो 10th का जो पीरियड था, मतलब मुझे लग रहा है शायद 16 एज होगा।
और मुझे सडनली उनका सुसाइड नोट, घर की क्लीनिंग के समय सुसाइड नोट उनका हाथ में लगा। तो वो जो नोट था वो मुझे मतलब वो वर्ड टू वर्ड जो सुसाइड में लिखे हुए थे, उसने कहीं मेरी जर्नी को जो है वो एक अलग दिशा में मोड़ दिया। और फिर मेरे अंदर एक गुस्सा कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो वो जो मेरा गुस्सा था वो शायद मुझे इस रास्ते पर ले आया। और मैंने अपने खासतौर से ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के साथ बहुत फाइट किया। बहुत सारा विरोधाभास रहा हमारा। रिश्ते अच्छे भी रहे, लेकिन जहां विमेंस राइट की बात थी वहां पर बहुत स्ट्रांगली हमने विरोध किया। और उसके बाद फिर हमारे एक दोस्त के माध्यम से हम विमेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े। ये भी एक घटना के रूप में था कि मेरे एक दोस्त की इंटरकास्ट मैरिज थी, और उस समय जो है इंटरकास्ट मैरिज में बहुत विरोध होता था, और वो संगठन ने उसको सपोर्ट किया। तो उस दोस्त के जरिए फिर हम उस संगठन से जुड़े। वहां पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को लेकर काम होता था। और चूंकि बिल्कुल वो जो नींव थी वो मेरे अंदर काम की, खासतौर से घरेलू हिंसा को लेकर, या महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को लेकर, वो नींव मेरी वहां से पड़ी। वो जर्नी मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड की थी, क्योंकि उस जमाने में एनजीओज में काम करना मतलब वो माना जाता था कि भले घर की लड़कियों का काम नहीं है प्रोटेस्ट करना, बाहर निकलना, रात में जाना, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती थी तो हम लोगों को निकलना पड़ता था। मुझे घर भी छोड़ना पड़ा, काफी लड़ना भी पड़ा। कई बार सिचुएशन ऐसी भी आई कि खाना भी दोस्तों ने खिलाया, खाने को भी नहीं था, क्योंकि एक जब आप बगावत करते हैं तो बहुत सारी आपकी जो सुविधाएं होती हैं वो परिवार बंद कर देता है। मेरी भी वो चीजें हुई। लेकिन फिर धीरे 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 जर्नी मेरी आगे चलती रही। और मैंने लंबे समय तक एज ए जेंडर कंसल्टेंट के तौर पे अलग अलग स्टेट में काम किया। और देन फिर आफ्टर मैरिज मैं भोपाल आई, और भोपाल मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर भी हमने काम किया। और जैसे ही फिर संगिनी का इनिशिएटिव शुरू हुआ तो वो शुरू से लेकर आज तक उसको काम कर रहे हैं। तो उसको हम अपनी आत्मा के तौर पे देखते हैं कि संगिनी हम इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि मुझे अपने एनजीओज में अपनी भूमिका को बड़ा देखना है, या एनजीओ को बहुत बड़ा एस्टेब्लिश करना है, कोई कॉर्पोरेट कल्चर में ले जाना है। बल्कि इसलिए जब तक लगता है कि जब तक हम महिलाओं की मदद कर सकने के काबिल हैं, हम महिलाओं की मदद करते रहेंगे। उस दृष्टिकोण के साथ फिर हमने संगिनी को शुरू भी किया, और संगिनी के साथ आज तक जुड़े हुए भी हैं। आपने कहा कि शादी से पहले आपने काफ़ी सारी उतार-चढ़ाव देखे। शादी जी। के बाद कुछ ऐसे चैलेंजेस आए जो आपकी और एक्टिविज्म में कहीं क्लैश का पॉइंट पहुंचा है, इसमें लगा कि आपको अपने दोनों में से एक चूज करना है, ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ आई? देखिए, संगिनी जब शुरू किया तो वैसे देखते हैं तो डोनर डोनर एजेंसीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुए, क्योंकि उस दौर में डोनर एजेंसी, जो मुझे लगता है जो आज फ्लेक्सिबिलिटी है वो आज से हम 2003 की बात कर रहे हैं, 20-22 साल पहले डोनर एजेंसी हावी होती थी। मतलब वो बहुत सारी चीजें अपने ऊपर वो थोपती थी। तो उस समय वो एक स्ट्रगल हुआ जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा होने वाला था। तो डोनर एजेंसीज के साथ जो है वो बिल्कुल पॉलिसी लेवल पर हुआ, और हमने कहा कि एक तरफ फंड्स हैं, जाहिर सी बात है काम करने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए आपको पैसा तो चाहिए। तो एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ अपना फ्रीडम है। हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो हम तय करेंगे, ना कि हमारी डोनर एजेंसी। वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुए, और हम लोगों ने जो है अपनी स्वतंत्रता को चुना। वो दौरान काफी मुश्किल वाला था, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। मेरा बेटा जो है वो प्री मैच्योर हुआ था, तो बहुत सारा वो मतलब आईसीयू में था, एनआईसीयू में था, और उधर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इधर मेरे ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारा सपोर्टिंग सिस्टम नहीं था। डोनर एजेंसी ने बहुत सारी मुश्किलें पैदा की, क्योंकि इतनी मतलब जो सत्ता वाला होता है मानसिकता ना, तो वो एजेंसीज भी अपने हाथ से नहीं जाना चाहती हैं। तो वो उस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे कि कैसे कोई जिस संस्था को उन्होंने सपोर्ट किया वो अपनी मर्जी से कैसे काम कर सकती है। तो इस वो दौर जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, 2005 वाला। 2005 से 2008 तक काफी स्ट्रगल किया। हम लोगों के पास कम्युनिटी में, हम लोगों क्या, हम 2 ही 3 लोग थे, 2 ही लोग थे एक तरह से संस्था में। हमारे पास कम्युनिटी में जाने का पैसा नहीं होता था। तो ऐसी कम्युनिटी में जाते थे जहां हम पैदल जा सकते हैं। कम्युनिटी के लोग भी कुछ सपोर्ट करते थे कि कभी हमारा बस का पैसा दे दिया। तो उस तरह से फिर हम लोगों ने किया, लेकिन वो एक मुश्किल भरा समय हमारे लिए रहा। और बाद में इवन 2005 से लेकर 2010 तक अ, काफी चैलेंजेस रहे। मतलब कैसे स्टैब्लिश किया जाए अपने आप को, ऑर्गेनाइजेशन को, काम को। और बस ये है कि जब हमने डोनर एजेंसी के साथ विड्रॉल किया था तो उनको एक चैलेंज किया दिया था कि संगिनी को हम स्टैब्लिश करके दिखाएंगे, और अपने दम पर करके दिखाएंगे, और वो हमने कर कर दिखाया है उसको।
पोस्ट मैरिज, वहां पे ऐसा कभी समय लगा कि कभी ऐसा लगा कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मुझे आई नीड टू गिव अप दिस थिंग और दैट थिंग, हाउ डिड यू मैनेज, डिड यू एक्चुअली फेस एनी प्रॉब्लम? जी, मेरे हस्बैंड एक्चुअली सेम सेक्टर से ही हैं। अभी वो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत जो है वो भी जर्नलिस्ट थे और देन फिर वो डेवलपमेंट सेक्टर में आए। और डेवलपमेंट सेक्टर में तो उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मध्य प्रदेश में हम नए थे, लेकिन वो मेरे पहले से काम सोशल सेक्टर में हम उनसे सीनियर हैं, पहले से काम कर रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश में वो मेरे से पहले काम कर रहे थे, तो उनका मुझे काफी सपोर्ट मिला। उनका सिविल सोसाइटीज में काफी अच्छा संबंध थे। उस नाते मेरी भी पहुंच हुई और मुझे वो जो काम करने में मदद मिलती है वो उन्होंने मुझे किया। ऑर्गेनाइजेशन में या मेरे अपने सोशल लाइफ में उनका कोई दखल नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने मुझे काफी मदद किया, इवन आज भी करते हैं। तो वो शायद एक मुझे सपोर्ट जो है वो काफी मिल पाया मेरे हस्बैंड का। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट एक चीज मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं तो प्लीज पुट हैशटैग लाइव, एंड इफ यू वॉच इट लेटर देन पुट हैशटैग repost. Or before I ask Pratna more questions, you can subscribe to our YouTube channel, Cultivate NNW3132. And we are there on LinkedIn, we are there on Facebook. You can join our Facebook group, Change Makers Network, and we are there on Instagram. प्रार्थना, आपने चैलेंजेस की बात की, और जाहिर सी बात है बिना घर की सपोर्ट के आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो रेगुलर इनकम का कोई श्योरिटी, कोई बिल्कुल गारंटी। नहीं। जी। तो इस जर्नी में आपके साथ कभी फंडिंग की एज सच कोई दिक्कत नहीं? हालांकि आपने बताया कि शुरू में आपको आपने चैलेंज किया फंडिंग एजेंसी को, उसके बाद आपने ये जो जर्नी है, वाज इट स्मूथ और एज फार एज फंड्स आर कंसर्न? नहीं, उसके बाद की जर्नी विमेन, मुझे लग रहा है कि जो विमेन हेडेड एनजीओज हैं या जो काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो पैतरेबाजी चाहिए होती है, वो जो आपको प्रेजेंटेशन चाहिए होता है ना, वो हमने देखा, जो हमने बहुत सारे एनजीओज के साथ काम भी किया, उनको बैकअप सपोर्ट भी दिया, तो वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ा पीछे हो जाती हैं। फंड रेजिंग में भी वो पीछे होती हैं, और उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, उसकी वजह से भी पीछे रहती हैं। कई बार जो है घरेलू जो जिम्मेदारियां होती हैं उसकी वजह से भी पीछे हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम रही, क्योंकि मेरे भी बच्चे छोटे थे, तो वो दिक्कतें रही। फंड्स का रहा है, फंड्स कभी होते थे कभी नहीं होते थे। लेकिन जब हमने संगिनी की शुरुआत की थी, या आज भी एक लंबे समय से सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ये सोचकर काम नहीं किया कि फंडिंग बेस हमारा काम होगा। तो वो हमने अपने आप को उस तरीके से तैयार किया हुआ है कि हमको क्योंकि बहुत सारे अभी लीगल चैलेंजेस भी आ रहे हैं ना, एफसीआरए का जो कानून है उसमें बहुत सारा संशोधन हुआ है। तो हम संगिनी तैयार है बिना फंडिंग के काम करने के लिए, क्योंकि हम वॉलेंटिज्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं। और ऐसा हुआ भी है। अब दो काफी काफी साल तक जो है हमें कोई पैसा नहीं मिला है, कोई सैलरी नहीं मिली। इवन अभी कोविड के बाद भी लंबे समय तक बिना सैलरी के काम किया है, बिना ट्रैवल सपोर्ट के काम किया, लेकिन वो इस वजह से हो पाया क्योंकि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही थी। तो ये चैलेंजेस तो आते रहते हैं, लेकिन हाँ, उन संस्थाओं को ज्यादा आते हैं जो थोड़ा मूल्यों पर काम करती हैं। जो आपने बोला कि हम एक तो हर प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं करते, हमारा फोकस एरिया जो है विमेन सेफ्टी है। जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर अगर कोई सपोर्ट मिलता है तो हम उसको करते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई कहता है कि आप ये काम कर लो, तो हम लोग उसको डिनाई कर जाते हैं, वो हम नहीं करते। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनके साथ हम लोग नहीं काम करते, हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, अपने तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो वो चैलेंजेस तो चलते रहते हैं, अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन बेस जो हमारा जेंडर बेस्ड वायलेंस है, जहाँ पर महिलाओं को मदद करने का, न्याय तक पहुंच बनाने में उनको सपोर्ट करना है, वो काम हम लोग कर रहे हैं। वो हमारे पास फंडिंग हो या ना हो, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो वॉलेंटरी हमको सपोर्ट करती हैं, वो भी उनका काउंसलिंग स्किल बहुत अच्छा है। ऐसे ही हमारे और साथी हैं जिनके अदर स्किल्स हैं, तो वो इस पूरा सपोर्ट में हमारे साथ आते हैं। तो फंडिंग जरूरी होती है, लेकिन सिर्फ फंडिंग पे ही काम नहीं किया जा सकता, इसके बिना भी लिमिटेशन हो सकते हैं। तो हम उस बेस पर काम कर रहे हैं। चैलेंजेस चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। कई बार ऐसा आया है कि
अकेले काम करना पड़ा है, नहीं फंड्स हैं, कोई टीम नहीं है, लिमिटेड टीम है, लेकिन काम में हमारी कहीं कोई कमी नहीं आई है। हमने उसी जज्बे के साथ जो है वो काम किया है, जिस जज्बे के साथ शुरू किया था, और उम्मीद है उसी जज्बे को जब तक कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना, जब तक है जान, तो जब तक है जान तब तक हम इसको करते रहेंगे। जैसा आपने बोला कि जेंडर बेस्ड वायलेंस इशू पे आप काम करते हैं, व्हाट आर द लेसन्स दैट यू हैव लर्न फ्रॉम इट? जहाँ हम काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ मेरा अर्बन में हमारा ज्यादा काम है, रूरल में भी है, लेकिन अर्बन में हमारा जहाँ काम है, मैक्सिमम हम लोग देख रहे हैं लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। वो चाहे एजुकेशन को लेकर हो, उनका नौकरी की चॉइस को लेकर हो, उनका मैरिज की चॉइस को लेकर तो बहुत है, मतलब उनका अपना कोई मर्जी है ही नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस लगभग हम कहते हैं हर तीसरे घर में, जो हमारे आंकड़े बोलते हैं, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो हमें हर दूसरे घर में मिलेगा। हमें हर घर में मिलेगा, उसका रूप अलग होगा। लड़कियों के साथ जो है छेड़खानी वाले मामले हैं, वो रहते ही रहते हैं। अलग बात है कि वो नहीं कंप्लेन करती हैं, क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट है उसको अप्रोप्रिएट नहीं पाती हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, इवन वर्क प्लेस में जो हैरेसमेंट के जो इश्यूज हैं, तो ये सारे जो मुद्दे हम लोग को डे टू डे में बहुत बड़ी तादाद में दिखते हैं। इसको लेकर ही हम लोग को लगता है काम करने की जरूरत है। इसी को लेकर हम लोग काम भी कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जगह जैसे विमेन प्रोजेक्ट भी है ना, उसके लिए स्पेस नहीं है, विमेन वॉइस के लिए स्पेस नहीं है। तो वो विमेन वॉइस, वो जो उनका लिंग के आधार पर उनके साथ गैर बराबरी होती है, लिंग के आधार पर जो उनके साथ हिंसा होती है, और वो जो हिंसा एक्सेप्टेड है, मतलब कि ये तो सामान्य बात है, ये तो घरों में होता ही रहता है, लड़की घर से निकलेगी तो छेड़ो गई, अगर आप काम पर जा रहे हो तो ये तो आपके साथ होगा ही। तो उसको काम समाप्त करने के लिए, उसको कम करने के लिए फिर हम लोग काम कर रहे हैं। वो अलग अलग तरीके से करते हैं, कोई एक तरीका नहीं है जिससे उस हिंसा को कम करने के लिए, उस हिंसा को समाप्त करने के लिए काम किया जाए। बहुत अलग अलग तरीके उनके साथ अपनाने होंगे। हम डिजिटल एरा में आ चुके हैं। कोविड के टाइम किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने फेस की, और क्या ये महिलाएं, जैसे आपने बोला कि वीमेन हैव नो स्पेस टू वॉइस देयर कंसर्न, क्या ये प्रॉब्लम तब भी फेस किया आपने, और आगे आपको लगता है कि महिलाएं फेस करती हैं? बिल्कुल, कोविड के सामने तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि सारी सर्विसेज बंद थी, उन मोबिलिटी कंट्रोल था, तो घरों में वायलेंस बढ़ा था। हमारे पास कोविड के टाइम में लगभग 35 केसेस आए थे डोमेस्टिक वायलेंस के। एक रेप का केस भी आया था उसी दौरान। बहुत सारे आए थे इस तरह के केसेस। लेकिन अगर जब हम डोमेस्टिक वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये केसेस तो तब भी थे और ये अब भी है। उस समय ये था कि महिला निकल नहीं पा रही थी, आज वो महिला थोड़ा निकल पा रही है, मतलब अपनी बात कह पा रही। सारी महिलाएं नहीं कह पा रही हैं, कुछ महिलाएं जो है वो बाहर निकल कर अपनी बात कह पा रही हैं, कुछ महिलाएं हैं जो थाने जा पा रही हैं, कुछ महिलाएं हैं जो कोर्ट जा पा रही हैं। कोविड के समय ये सारा बंद था, सर्विसेज सारी डाइवर्टेड थी रिलीफ में। तो वो चाहे कोर्ट हो या फिर वो थाने हो, वो सारी जगह वो महिलाओं, कुछ केसेस में काम हो रहा था, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस को हमारे यहाँ जो है वो प्रायोरिटी पे नहीं देखा जाता। ये माना जाता है कि ये मामला ठीक है, बाद में देख लेंगे, ये मामला ज्यादा जरूरी है। तो उस तरह के केसेस थे और अभी भी है, कहीं से कम होते तो नहीं दिख रहे हैं अभी तक। हम डिजिटल एरा में हैं, क्या एक्टिविस्ट के चैलेंजेस बढ़े हैं या कम हुए हैं? एक्टिविस्ट के चैलेंजेस कम्युनिकेशन को लेकर अभी बहुत सारा चीजें, अब देखिए ऑनलाइन, और जैसे अगर हम एक्टिविस्ट में कम्युनिकेशन की बात करें, तो हम जो दूसरे ग्रुप्स हैं या एक लार्जर प्लेटफॉर्म में बहुत सारा शेयरिंग होता था, बहुत सारा नॉलेज गेन होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम चैलेंजेस की बात होती थी। कोविड के बाद से वो चीजें सिमट गई और वो बहुत सारी चीजें जो ऑनलाइन मोड में हो गई हैं। ऑनलाइन मोड में अब बहुत सारा एक लिमिटेशन भी होता है, वो आप नहीं कर पाते हैं। तो फंडिंग, फिर जो हमने कहा कि अभी कोविड के बाद या एफसीआरए के अमेंडमेंट के बाद जो है वो बहुत सारा फंडिंग लिमिटेड हुई है। तो एक्टिविस्ट को जो चैलेंजेस, बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्टिविस्ट को लेकर भी थ्रेड्स होते हैं। सिस्टम के साथ उनको काम करना है, सिस्टम के अगेंस्ट जाने पे उनके साथ एक अलग तरह के थ्रेड्स होते हैं। तो वो जो एक सिविल सोसाइटी चैलेंजेस हैं, उस वो जाहिर सी बात है वो बढ़े हैं, और लेकिन बढ़े हैं तो उसका जो समाधान है, उसका कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं हुआ है। नेटवर्क एक तरफ से खत्म हो गए। नेटवर्क मोस्टली इसलिए बनते थे कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रेंथनिंग मिले, या विमेन ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रेंथनिंग मिले। आज की डेट में नहीं है, क्योंकि या बहुत कम है, और जो है वो अपने अपने में सीमित होकर काम कर रहे हैं।
बहुत कम हम मिल पाते हैं, बहुत कम हम बात कर पाते हैं, और अगर मिल बात भी कर पाते हैं तो उसका कोई समाधान नहीं है। करें तो क्या करें? तो वो सभी अपने अपने जो पूरा ऑरा है उसी के आसपास वो घूम रहे हैं। ऐसा क्यों है कि क्योंकि एनजीओ जो दूसरे लोगों को वॉइस देती है, उनकी आपस में भी ये मैंने देखा है सिविल सोसाइटी में, द राइट हैंड डजंट नो व्हाट द लेफ्ट हैंड इज डूइंग। एक ही इशू पे जी बहुत सारी एनजीओ काम कर रही होंगी, लेकिन वो एक दूसरे को जानती नहीं है, उनके साथ कम इंटरेक्शन है। व्हाई इज इट सो? हालांकि कम्युनिटी वाली फीलिंग आप सबको देते हैं, लेकिन बिल्कुल। आपकी सोसाइटी की कम्युनिटी वो लैकिंग है। और मुझे लगता था कि डिजिटल एरा में जब व्हेन वी कनेक्ट विद पीपल, यहाँ बैठे हुए आप अमेरिका बात कर सकते हैं या युगांडा में बात कर सकते हैं। व्हाई इज इट कि ये क्या प्रॉब्लम ऐसा क्यों है? इज इट अ परसेप्शन or a fear of or there's a insecurity? एनजीओस में भी क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस पूरे क्या कहेंगे काम को एक बिजनेस की तरह ले सकता है ना, प्रॉफिट की तरह, जबकि हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा काम मुनाफा कमाना नहीं है, हमारा काम पैसा कमाना नहीं है, हमारा काम यश कमाना भी नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो है हमारा काम, हम इसमें लगे रहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा फंडिंग मिल जाए, हम ज्यादा से ज्यादा किसी नेता के करीब हो जाएं, हम ज्यादा से ज्यादा किसी अधिकारी के करीब हो जाएं और दूसरा नहीं हो पाए। तो वो ये जो प्रतिस्पर्धा वाला रहता है ना कि मेरी शर्ट समीज जो है वो तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद, तो ये जो प्रतिस्पर्धा है इसकी वजह से हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़ाव नहीं बना पाते, हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो पाते। अगर हमें ये हो जाए कि नहीं, हम मुद्दों पे काम कर रहे हैं और वो मुद्दों पर हम चाहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में थोड़ा हो, एक्चुअली मध्य प्रदेश का कल्चर थोड़ा अलग है। इवन हम भोपाल में देख रहे हैं, तो भोपाल में अगर विमेन सेफ्टी पर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो वो थोड़ा हम लोग वो है, फ्लेक्सिबल है। हम थोड़ी शेयरिंग भी उतना खुल के तो नहीं करते, क्योंकि वो जो चीजें दिख रही है ना, तो वो जब हम इससे निकल जाएंगे ना, एक्चुअल में हमें ये देखने की जरूरत है कि हमने काम क्यों शुरू किया था। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो काम की शुरुआत की थी वो एक अच्छे कॉज के लिए शुरू की थी, फिर हम भटक गए, हम वो उसमें चले गए कॉर्पोरेट की चकाचौंध में। अब हमको लगा कि हमारा ऑफिस भी वैसा ही होना चाहिए, मेरा घर भी वैसा ही होना चाहिए, है ना। तो वो जब वो सब करते हैं तो आपको बहुत सारा जो है वो समझौते करने पड़ते हैं। आपसे बात करके बहुत जानकारी मिली और आपने समय निकाला इंडियन न्यूज वर्ल्ड के इस प्रोग्राम के लिए। फ्रेंड्स, you can subscribe to our channel and then you can follow us on Facebook, you can join our Facebook group, Changemakers Network. We are there on LinkedIn.